नमस्कार। नमस्कार। स्टैट्स पर चर्चा पार्ट 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में श्रोता बंधुओं, हम लोगों ने स्टैट्स पर चर्चा पार्ट 4 में एसोसिएशन, जब डेटा क्वांटिटेटिव डेटा था तो उसमें एसोसिएशन किस प्रकार निकाला जाता है वो हम लोगों ने देखा था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के द्वारा। आज हम क्वालिटेटिव डेटा का चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन किस प्रकार से निकाला जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि सर ने बताया, एडवर्ड स्पीयरमैन ने 1904 में इस कोरिलेशन का इजाद किया था और वो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। तो सर, अब हम लोग इस पर आते हैं, स्पीयरमैन को रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट पर। बिल्कुल, आपने सही बताया कि ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने इस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो उसके बारे में बताया। तभी से चल करके ये मेथड का नाम स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लेकिन सर, कार्ल पियर्सन ने काफी पहले वो वाला मेथड दे दी, 1800 जो हम लोगों ने स्टैट्स पर चर्चा पार्ट 4 में जो किए थे डिस्कशन, उसको कार्ल पियर्सन ने 1844 में ही उसका इजाद कर लिया था। क्योंकि उसमें क्वांटिटेटिव डेटा पर वो आधारित था, ज्यादा फोकस था। लेकिन जब क्वालिटेटिव डेटा हो, जहां पर रैंक देना हो, तो उसमें हम कैसे कोरिलेशन निकाल सकते हैं, ये बाद में चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने इसकी। बिल्कुल सर, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि डेटा को आज आपने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा आर दोज डेटा विच आर मेजरेबल, जिसको माप सकते हैं। जैसे सर हाइट हो गया, वेट हो गया, जो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा भी किया था, मेजरमेंट कर सकते हैं। और वहां पर इंटरवल एंड रेशियो स्केल था, तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का हमने यूज किया। बट आज का एपिसोड डिफरेंट है। आज क्वालिटेटिव डेटा की बात होगी, जो डेटा मेजरेबल नहीं होता। हाँ, रैंकिंग करके हम बता सकते हैं क्या है, बट मेजरेबल नहीं होता। जैसे कि इंटेलिजेंस, फ्रेग्रेंस, ब्यूटी, इन सब को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इस केस में स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को लगाया जाता है। और सर, एक बात ऐड करना चाहूंगा श्रोता बंधुओं के लिए कि ये कोरिलेशन हम लोग लगाते क्यों है? एसोसिएशन जानने के लिए। और एसोसिएशन कैसे पता चलता है? नंबर 1, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, उसका डिग्री कितना है, राइट, एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो, एंड थर्ड इज स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। तो पिछले वाले एपिसोड में भी हम लोगों ने देखा था डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी डिग्री ऑफ कार्ल कोफिशिएंट एसोसिएशन, डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन एंड स्ट्रेंथ। और इस वाले में भी हम लोग इन तीनों चीजों की चर्चा करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। और नए श्रोता के लिए हम ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप है या कोरिलेशन है, वो दो तरह के मुख्यतः हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव, सर आपको याद होगा कि हमने चर्चा किया था पॉजिटिव कोरिलेशन में, जिसमें एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों सेम डायरेक्शन में मूव मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। या एक्स बढ़ता है तो वाई भी बढ़ता है, और एक्स घटता है तो वाई भी घटता है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन जो है, एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा। इट मीन्स दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यस, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये श्रोताओं को बता रहे हैं कि स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का यूज कब करेंगे। तो सबसे पहला, जब डेटा क्वालिटेटिव हो। जी हाँ। या हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि ऑर्डिनल स्केल का डेटा हो, जिसमें हम रैंकिंग कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते। 4 स्केल सर ने बताया था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। बिल्कुल, उसकी एक्सप्लेनेशन पिछले एपिसोड में इसके एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, आप देख सकते हैं उसमें। इसके अलावा सर, स्केल की तो बात हमने कर लिया, ऑर्डिनल स्केल हो, डेटा क्वालिटेटिव हो, ये भी हमने बात कर दिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो हम बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट
स्मॉल सैंपल्स में भी हम कर सकते हैं रिसर्च। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होना जरूरी नहीं है पॉपुलेशन के लिए, हाँ सैंपल में हो सकता है। तो ये रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और जिसमें स्मॉल सैंपल पर भी हम रिसर्च करते हैं, और दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। और नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक क्या होता है, इस पर हम अलग से एपिसोड तैयार करेंगे। जी हाँ। तो सर आपने जैसा कि बताया कि हम 3 चीज पर अवश्य ही फोकस करेंगे, डिग्री, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ। तो अभी हमने श्रोताओं को ये बताया कि डेटा कितने प्रकार के हैं, उसके बाद हमने बताया कौन से कब स्पीयरमैन मेथड का हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया। लेकिन स्पीयरमैन मेथड जब हम यूज करते हैं तो उसमें 2 तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, 2 तरह के केस होते हैं। एक जब रैंक रिपीट नहीं होता है, और दूसरा जब रैंक रिपीट होता है। तो आज का जो एपिसोड है वो एक ही चीज पर फोकस करेगा, जब रैंक रिपीट नहीं होता है। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि जब रैंक रिपीट होता है तो फिर हम कौन सा किस प्रकार से, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के लिए नेक्स्ट एक एपिसोड और कर लेंगे हम लोग। तो पहले सिंपल वाला जान लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स वाला में। जी सर, एक चीज को और सर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो बच्चे प्राय क्लासरूम में भी मुझसे पूछते हैं कि सर रैंकिंग क्या करें, क्या हाईएस्ट वाले को हम 1 रैंक दें या लोएस्ट वाले को रैंक 1 दें? दोनों तरीके हो सकते हैं। स्पीयरमैन ने कहा जिधर से भी दीजिए, लेकिन लगातार होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए। हाँ, एक्स में आपने यदि हाईएस्ट वाले को दिया है तो वाई में भी हाईएस्ट वाई वाला भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर एक्स वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो वाई वाला भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दो डेटा सेट है ना, हाँ, 2 वेरिएबल्स है, तो दोनों ही सेम फैशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने हाईएस्ट वाले को एक्स में दे दिया रैंक 1 और उधर वाई वाले में हाईएस्ट लोएस्ट वाले को जो हमने रैंक 1 दे दिया, दोनों तो इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, दोनों वेरिएबल सेट होना चाहिए। अच्छा, स्पीयरमैन ने एक और बात कही थी कि कॉन्टिन्यूअस ऑर्डिनल स्केल, मतलब क्या है कि जो रैंकिंग कर रहे हैं वो लगातार में होना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं कि फर्स्ट रैंक हो गया फिर 50 रैंक हो गया 100, ऐसा नहीं। 1 2 3 4 5, और जब रैंक इक्वल होंगे तो हमने कहा ही कि अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। एरे बना लेना इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट द सेम फैशन शुड बी द बोथ ऑफ द वेरिएबल्स। दोनों वेरिएबल्स के लिए एक ही मापदंड अपनाएंगे आप। ऐसा नहीं कि एक वेरिएबल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दे, दूसरे वेरिएबल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दे, ऐसा नहीं। तो रैंक के लिए सावधानी रखना है सर। करेक्ट। उसके बाद क्या प्रोसेस है, जब हमने रैंक निकाला तो उसके बाद स्टेप वाइज हम बात करें तो सबसे पहला है, स्टेप फर्स्ट है कि हम रैंक कर दें। और रैंक में हमने बताया, रैंकिंग में हमने बताया कि 2 तरह के मेथड है, या तो हाईएस्ट वाले को रैंक 1 दीजिए या लोएस्ट वन को, लेकिन जो एक्स वेरिएबल के साथ जो कर रहे हैं वही वाई वेरिएबल के साथ करना है। उसके बाद सर स्टेप 2 है कि हम डिफरेंस ऑफ रैंक लेंगे। डी का मतलब डिफरेंस ऑफ रैंक, एक्स वेरिएबल का जो रैंकिंग होगा R1 से डिनोट करेंगे, और जो वाई वेरिएबल का रैंकिंग होगा ऐसा करें सर जी, न्यूमेरिकल के साथ साथ ही इस टर्म को समझाते हैं। हाँ समझाएंगे, बट एक बार थोड़ा सा ब्रश अप करना जरूरी है। ठीक है। स्टेप 3 में हम d² निकालेंगे और उसका टोटलिंग कर देंगे, सिग्मा d²। और स्टेप 4 जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक। तो R कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्पीयरमैन मेथड। और ध्यान रहे कि R, ये स्मॉल r और नीचे जो सबस्क्रिप्ट में s लिख रहे हैं, ये सैंपल के लिए होता है। और जब पॉपुलेशन होता है तो रो का इस्तेमाल करते हैं, RHO, रो का सिंबल यूज करते हैं जब पॉपुलेशन होता है। बट हम यहाँ पर इस पॉइंट को अभी उतना डिटेल से नहीं डिस्कस करना है। तो दिस इज द सिंबल, RS इज द सिंबल to denote coefficient of correlation by Spearman method. That is equal to 1 minus 6 sigma d² upon n cube minus n. So इस फॉर्मूले के लिए जरा देखिए कि n निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये d जो है ये वाला है, yes, d²। ओके, हाँ d², या ठीक है, तो d² है। तो d² के लिए पहले d निकालना पड़ेगा, d के लिए पहले रैंकिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने पहले रैंकिंग के बारे में बताया। सो d इज द डिफरेंस ऑफ रैंक। ठीक है सर। अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की सहायता से अपने श्रोताओं को समझाएंगे कि किस तरीके से स्पीयरमैन मेथड का यूज किया जाता है। हाँ, स्पीयरमैन मेथड भी हम बोल सकते हैं, रैंक मेथड भी बोल सकते हैं। स्पीयरमैन्स रैंक
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोल सकते दोनों तीनों टर्म यूज होता है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन या स्पीयरमैन कोरिलेशन, ये सब तीनों एक ही चीज है। हैं। हाँ सर, एक एग्जांपल हम ऐसा लेना चाहते हैं जो थोड़ा इकोनॉमिक्स एंगल से भी उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो हम ऐसा करेंगे, कुछ सिटीज ले लेंगे। हाँ सर, टाइम सेविंग के लिए एबीसीडी लिख लेंगे, बट रियल लाइफ में हम एक जो कि सिटी हाँ तो सिटी का नाम दे देंगे तो कम सिटी वाला अपमानित महसूस करेगा। आप सर ABCD नाम उसके बाद क्या है, हम दो वेरिएबल ले रहे हैं हम्म। सर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और दूसरा परसेंटेज ऑफ न्यू रेजिडेंट इन अ सिटी। ओके, ठीक है, स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सिटीज की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि स्मॉल सैंपल्स में भी इस मेथड का यूज होता है, तो हम 5 सिटीज ले रहे हैं, A B C D E, 5 सिटीज की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे, सर आप हेल्प कीजिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इट इज अ इंडेक्स टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी एक न्यूमेरिकल अंक से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए A का 30 ले लीजिए। हाँ, 30 हो गया सर, उसके बाद 25 हो गया, 20 20, 15, 15 ले लीजिए। हाँ 15, देन 15, 10, दो ले लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो है हमें डेटा, रियल डेटा हो तो और बेटर है, बट what this is denoting, quality of life index, that is x which is independent variable। अब सर y की बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं x के रैंकिंग के लिए। R1 y वेरिएबल को हम नोट कर लेते हैं सर। y वेरिएबल हमारा क्या था, परसेंटेज ऑफ न्यू रेजिडेंट, और इसके लिए जो हमारा रैंक होगा वो R2 होगा, देन D R1 माइनस R2 का डिफरेंस, एंड देन D स्क्वायर, और हमें लास्ट में चाहिए सिग्मा D स्क्वायर। ठीक है सर, इसका भी कोई फिगर ले लेते हैं, 17 ले लीजिए, 14 14 15 15 एंड 3 and 5। ठीक है सर, so this is the data, x which is independent variable, y that is dependent variable। सर रैंकिंग करते हैं, हमने अभी श्रोताओं को बता भी दिया था कि जो x में भी हम हाईएस्ट को रैंक 1 देंगे तो y में भी हम वही काम करेंगे। वही। लेकिन कोई स्टूडेंट ये पूछते हैं सर क्लास में कि सर लोएस्ट वाले को रैंक देकर के हम यदि बनाए तो क्या आंसर सेम आएगा? दोनों में सेम, लोएस्ट वाले को फिर 1 देना पड़ेगा रैंक, तो सेम आएगा आंसर R2 में भी R1 सर। आप मुझे हेल्प कीजिए, हाँ रैंक 1 हाईएस्ट, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। बस ये पहले नंबर पर है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नंबर। सर आप रैंक 2, आप हाईएस्ट, मैं हेल्प कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड देन 5। देन सर डिफरेंस ऑफ दिस, आप 1 माइनस 1 0, स्क्वायर भी साथ साथ करते जाइए। हाँ, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 2 माइनस 3 माइनस 1, स्क्वायर करते जाइए 1। 3 माइनस 2 1 प्लस 1, स्क्वायर करते जाइए। 4 माइनस 5 माइनस 1, अच्छा 5 है ना? हाँ 5 है, माइनस 1, हाँ 1। अब 5 माइनस 4 है सर, प्लस 1, उसका स्क्वायर करते जाइए। कितना है सर स्क्वायर का टोटलिंग? स्क्वायर का टोटलिंग इज 4। हाँ, और श्रोता ध्यान रहे कि हमेशा इसका जो डिफरेंस है 0 होगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। स्क्वायर करना 0 आएगा। हाँ, स्क्वायर करना, अगर 0 नहीं आता है तो गलत है कहीं कैलकुलेशन। So this is the symbol of to denote the Spearman's coefficient of correlation in case of sample. 1 minus 6 sigma d square upon nq minus n. 1 minus 6 into 4 upon 5 cube of 5 and then 5. तो ये हो गया 24। 1 minus, हाँ 1 minus, यहाँ लिख लेते हैं, उधर दिखेगा नहीं। 1 minus 24, 125 minus 5 that is 120 equal to 1 minus 1 minus 1 this will be 0.2,
1/5 Yes. यानी is equal to 4/5 that is equal to 0.8 0.8 यहाँ लिख देते हैं सर, हाँ लिख दीजिए यहाँ से अलग से डिनोट करके 0.8. 0.8 So this is the answer. Now again we have to explain three things: degree, Degree. direction, and Strength. strength. So degree is high degree because it is near about +1. Yeah, this is Yes. this is indicating the degree. High degree of correlation. High degree. This High can be degree. said as So I am going to high write, degree. sir. High degree. Degree is high, high. right? High Because- degree. So now tell me, sir, what is the direction? Direction क्या है? पॉजिटिव है तो डायरेक्शन पॉजिटिव. ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है देखिए x कम हो रहा है, इधर से बढ़ रहा है, हम्म। बट यहाँ से कम हो रहा है, तो ये भी देखिए नियर अबाउट कम हो रहा है. सारे वेरिएबल नहीं हो रहे इसलिए 0.8 आया. सारे वेरिएबल उस रिस्पेक्ट में होते तो आंसर +1 आता. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस. सो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब कि x वैल्यू जो है इस केस में यदि फॉल कर रही है तो y वैल्यू भी फॉल करेगी, Fall यानी कि सेम डायरेक्शन. और जब भी सेम डायरेक्शन होता है तो हमारा आंसर पॉजिटिव होता है. एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि x और y एक ही दिशा में मूव करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो हमारा आंसर हमेशा प्लस में आता है, हमेशा धनात्मक आता है. अब सर आखिरी पॉइंट है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन और Yes. स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप यस, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप या एसोसिएशन की हम बात करें तो सर याद होगा हमने लास्ट क्लास में, लास्ट एपिसोड में जो हमने बात किया था आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 0.8 का हम स्क्वायर करेंगे तो 0.64, या हम परसेंटेज टर्म में 64% लिख सकते हैं. अब सर इसको मिटा के करना पड़ेगा हाँ. क्योंकि ये डिजिबिलिटी में प्रॉब्लम है हाँ, तो नहीं बोल भी रहे हैं. तो डिग्री हाई है, डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब दोनों वेरिएबल x और y सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, दोनों फॉल कर रहे हैं और राइज करेंगे, दोनों राइज करेंगे. स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप जो हमारा आंसर आया 0.8, उसका स्क्वायर करने के बाद हमारा आंसर आया 0.64. परसेंटेज टर्म में 64% कह सकते हैं. तो 64% का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई भी रेजिडेंट किसी खास सिटी में रह रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों रह रहे हैं, ड्रिवन फैक्टर वो 64% उनका वजह है. हम्म। यानी कि 64% ये रीजन है कि किसी खास सिटी में जो रेजिडेंट रह रहे हैं उसका कारण ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. बट 36% किसी और वजह से उस सिटी में रह रहे हैं जिसका कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स नहीं है. तो स्ट्रेंथ ऑफ दिस रिलेशनशिप इज 64%. यस So the 64% is the deciding factor, यस यस. okay, as a quality of life index for those individuals which are residing in that city. So 64% जो है individuals जो है उस city में रहने की वजह जो है वह quality of life index है. 36% कोई और वजह. 36% कोई और वजह है. हो सकता है उसके कुछ फैमिली मेंबर्स रहते हैं उस शहर में. तो सर आज विदा लेने का वक्त आ गया है. आप रिकैप्चुलाइजेशन यानी कि रिकैप में आप सारे बातों को समराइज कीजिए कि आज हमने क्या डिस्कस किया. आज हम लोगों ने स्पीयरमैन रैंक के बारे में पढ़ा और इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है सर ने कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन क्या है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्या है. इस फॉर्मूला के माध्यम से और इस न्यूमेरिकल के माध्यम से आज हम यह जान पाए कि degree of association in this case is high and therefore the strength of association or relationship is also high, and 36% is the undefined reason. Yeah. किसी दूसरे कारणों की वजह से भी उस शहर में सिटी में लोग रह सकते हैं. जैसे मान लिया उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हो, भले उस शहर का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स खराब हो लेकिन उसके ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं उस शहर में, बेचारे बीमार रहते हैं इसलिए वो उस पर्सन को वहाँ जाना पड़ा. सर भी दिल्ली से बिहार आए हैं टीचिंग जॉब करने के लिए, तो डेफिनेटली मुंगेर का लाइफ इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स दिल्ली से कम है, लेकिन कुछ अन्य वजह है जिनकी वजह से आना पड़ा. तो ठीक है सर. तो सर एक चीज और मैं श्रोताओं को याद दिला दूं कि स्पीयरमैन मेथड का यूज तब करते हैं जब डेटा क्वालिटेटिव हो, और रिसर्च स्केल की बात करें ऑर्डिनल स्केल में तो वो ऑर्डिनल स्केल हो तब. लेकिन इसके अलावा हम आगे आने वाले एपिसोड में
हम आगामी एपिसोड में ये भी चर्चा कर सकते हैं। नॉमिनल स्केल। यस, जब नॉमिनल स्केल हो तो सर जैसा कि आपको पता ही है कि का स्क्वायर टेस्ट लगेगा। हाँ, तो अभी इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन फिलहाल हम अगले एपिसोड में जब रैंक रिपीट हो तब हम तो अभी तक सर हम लोगों ने नॉमिनल को छोड़ करके ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, ये तीनों तरह के डेटा, इसके इंटरवल और रेशियो वाला पिछले एपिसोड में कार्ल पियर्सन में हम लोगों ने कर चुका है, और ये आज ऑर्डिनल भी हो गया। इसके अगले एपिसोड में चूंकि यहाँ पर रैंक रिपीट नहीं हो रहा है, इस न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ रैंक रिपीट नहीं हो रहा है। हो सकता है रैंक रिपीट हो जाए तो अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसको हम लोग अगले एपिसोड में कवर करेंगे। आज हम यहीं पर विदा लेते हैं सर, और उसके अगले एपिसोड में हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट, जैसा सर ने बताया नॉमिनल डेटा स्केल में कैसे करते हैं, उसके अगले एपिसोड में आज हम यहीं पर विदा लेते हैं। धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और कोरोना संकट में कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए। कोरोना जल्दी जाने वाला नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद।